वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन रह गए थे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इनमें से कौन है जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट दिया था? तो वो है, इसका राइट आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन, उसी के साथ साथ जॉन वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फादर भी कहा जाता है। तो फिर है बॉब कान और इनके साथ थे बिंट सर्फ। बॉब कान और बिंट सर्फ ने मिलकर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया था और इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। फिर है एलन ट्यूरिंग, जो कि जिनको मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर कहा जाता है, और टिम बर्नर्स-ली, जिनको वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट है, Which generation is computer system replaced vacuum tube with transistor? तो कौन सी जनरेशन है जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर के साथ? तो वैक्यूम ट्यूब थी फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट में वैक्यूम थी, सेकंड में आए ट्रांजिस्टर। तो वैक्यूम को किसने रिप्लेस किया? ट्रांजिस्टर ने। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। थर्ड में आए आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स, और फिर फोर्थ में आए माइक्रो कंट्रोलर, और फिफ्थ में भी माइक्रो कंट्रोलर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। फिर है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन अ सीडी इज ऑल्सो नोन एज डैश डेटा ऑन द सीडी। तो जो प्रोसेस होता है सीडी को राइट करने का, उसे कहा जाता है बर्निंग। इसका राइट आंसर था बर्निंग। तो जो सीडी पर जो डेटा को राइट किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है बर्निंग। नेक्स्ट है, विच रजिस्टर इज यूज्ड एज वर्किंग एरिया इन सीपीयू। तो कौन सा रजिस्टर है जिसका यूज किया जाता है एज अ वर्किंग एरिया इन सीपीयू? पर इसका राइट आंसर था एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर जो होता है वो एक तरह का रजिस्टर होता है, और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है उसके जो रिजल्ट आता है उसको वो ये स्टोर करके रखता है, ये रजिस्टर एक्यूमुलेटर। इस बात का ध्यान रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जो रिजल्ट आते हैं उनको ये स्टोर करके रखता है एक्यूमुलेटर। फिर आता है स्टैक पॉइंटर। ये भी एक रजिस्टर है, ये एक स्मॉल रजिस्टर है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द लास्ट प्रोग्राम रिक्वेस्ट इन अ स्टैक। यानी कि जो भी लास्ट प्रोग्राम था स्टैक में उसके एड्रेस को वो स्टोर करके रखता है, स्टैक पॉइंटर। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ये भी एक रजिस्टर है, और ये जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू में, वो उस इंस्ट्रक्शन के जो एड्रेस होता है, उसकी जो लोकेशन होती है, उसको वो स्टोर करके रखता है प्रोग्राम काउंटर। जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू में, प्रोसेस हो रही है, उसके एड्रेस, उसकी लोकेशन को स्टोर करके रखता है प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये भी एक रजिस्टर है, ये होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शन को। जो इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रही है, डिकोड हो रही है, ये उसको होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। याद रखना, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, डिकोड हो रही है, सीपीयू जिसको प्रोसेस कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को ये होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बाकी ये उस प्रोग्राम काउंटर उस इंस्ट्रक्शन को के एड्रेस को होल्ड स्टोर करके रखता है। स्टैक पॉइंटर जो लास्ट प्रोग्राम है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है, और एक्यूमुलेटर जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के एड्रेस को, रिजल्ट को स्टोर करके रखता है एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। तो इसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है, विच प्रोवाइड मोबाइल यूजर विद पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस। तो जो मोबाइल में हमें पोजिशनिंग और नेविगेशन और टाइमिंग सर्विस प्रोवाइड करता है वो करता है जीपीएस, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस का ध्यान रखना। उसी के साथ साथ जीपीआरएस मैंने आपको बता दिया था, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विसेज है। ब्लूटूथ आप जानते हो, जो नियर बाय डिवाइसेज को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, जिससे हम इजीली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर है एज। तो एज की फुल फॉर्म होती है एनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। तो जो एनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन, यानी जीएसएम यानी कि ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ये एक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जीएसएम नेटवर्क के लिए, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए ये एक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है एज, एनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। इसकी फुल फॉर्म में ध्यान में रखना है इस बात को। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस। तो इनमें आपने बताना कि वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कि जो हाई डेफिनेशन के ग्राफिक्स को
प्रिंट करता है, तो वो करता है प्लॉटर। इसका राइट आंसर है प्लॉटर। फिर आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आप जानते होंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। फिर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर जो पुराने वाले मॉनिटर होते थे बड़े वाले, उनमें सीआरटी लगी होती थी, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। तो ये उस मॉनिटर की बात कर रहा है। तो हमारा इसका वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्लॉटर। और यहाँ पर कई बार हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स भी पूछ लेता है। हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स की आउटपुट डिवाइस कौन है? तो वो प्लॉटर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्राउचर्स, न्यूज़लेटर्स एंड बुक्स। तो इनमें से कौन सा वो सॉफ्टवेयर टूल है जो मोस्ट सुटेबल है ब्राउचर को बनाने में, न्यूज़लेटर और बुक्स को बनाने में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेजमेकर। पेजमेकर के थ्रू आप ब्राउचर क्रिएट कर सकते हो, न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हो और बुक्स क्रिएट कर सकते हो। ये एडोबी का सॉफ्टवेयर है और इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है इन डिज़ाइन से। वो भी एडोबी का ही है, इन डिज़ाइन से एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है इन डिज़ाइन। उसके थ्रू भी आप ब्राउचर, न्यूज़लेटर और बुक्स को क्रिएट कर सकते हो। फिर है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आप जानते हो प्रेजेंटेशन, और उसके साथ भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। फोटोशॉप में आप फोटो एडिटिंग होती है। और कोरल ड्रॉ में भी आप ब्राउचर और न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बुक्स वगैरह नहीं। ये भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ही है फोटोशॉप की तरह, लेकिन पेज मेकर जो है वो मोस्ट सूटेबल था, अपने टाइम में काफ़ी फेमस था। इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है इन डिज़ाइन से। नेक्स्ट है डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडेड टू द बिगिनिंग एंड और एंड ऑफ द लेटर स्टेम इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है सेरिफ। अब सेरिफ क्या होता है? ये फॉन्ट के स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है सेरिफ और सैन सेरिफ। तो सेरिफ जो है वो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए, और मैं इसको यहाँ पर और यहाँ पर ये इस तरह से इसको डेकोरेटिव जो लाइंस लगी होती हैं, जैसे ये बोल रहा है डेकोरेटिव लाइन और टेपर दी होती है बिगिनिंग और एंड में लेटर के। तो ये जो इसकी बिगिनिंग, यहाँ से बिगिनिंग हो रहा है और इसके एंड में जो ये जो लगाए होते हैं डेकोरेटिव लाइन, तो इस ये जो आते हैं ये सेरिफ फॉन्ट में आते हैं। फॉन्ट के स्टाइल है ये सेरिफ और सैन सेरिफ। जो सिंपल ऐसे ए लिखा जाएगा सिंपल, वो आएगा सैंस सेरिफ में, सैंस सेरिफ में। तो ये दो तरह के फॉन्ट होते हैं, स्टाइल होते हैं। डेकोरेटिव जो होगा वो सेरिफ में आएगा, जो डेकोरेटिव नहीं होगा वो सैंस सेरिफ में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर उसके साथ साथ है, इसी के साथ साथ जो असेंडर होता है, जो लेटर जैसे बी लिखा गया है, तो बी की जो ये मेन बॉडी है, ये इसकी मेन बॉडी है, लेकिन ये जो इसको ऊपर जो जा रहा है ये असेंडर होगा। उसी तरह जैसे जी लिखा है तो ये लेटर में होता है, ये इसकी मेन बॉडी है, और ये जो नीचे जा रहा है ये इसका डिसेंडर हो गया। तो ये असेंडर और डिसेंडर होते हैं लेटर्स में। फिर आती है पैडिंग। पैडिंग जो जैसे पेज मार्जिन होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये सिमिलर उसी की तरह होती है। जो पेज लेटर के चारों तरफ जो ये जगह होती है, ये इसी को पैडिंग कहा जाता है। फिर है कैर्निंग। तो कैर्निंग क्या होती है? ये स्पेस होता है लेटर के बिटवीन में और लेटर और करैक्टर के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे यहाँ पर पी और ए लिखा गया है, तो ये जो है इनके बीच का जो इसको डिनोट करती है कैर्निंग। तो इस बात का ध्यान रखना। इसका राइट आंसर था सेरिफ। नेक्स्ट है द यूजर आईडी ऑफ ए ट्विटर अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। तो जो ट्विटर की आईडी होती है, उस ट्विटर अकाउंट की जो यूजर आईडी होती है उसे कहा जाता है हैंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैंडल। और इसी के साथ साथ ट्वीट, जो भी आप ट्विटर में जो भी पोस्ट करते हो, कुछ भी पोस्ट करते हो, तो उसे कहा जाता है ट्वीट। फिर आता है हैशटैग। हैशटैग जो भी आप कैप्शन वगैरह देते हो, हैशटैग देते हो, तो हैश के साथ जो भी आप लिखते हो उनको कहा जाता है हैशटैग। मेंशन आप किसी को भी, किसी पर्सन को मेंशन कर सकते हो, तो मेंशन किया जाता है @ लगाकर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो जैसे ही आप क्यूआर स्कैन करते हो तो एकदम से वो रिस्पॉन्स करता है, तो इसलिए इसका नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज द लेटर सी डिनोट इन द एक्रोनिम सीपीयू। तो ये बोल रहा है कि सीपीयू में सी का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो जो सीपीयू का इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, इनमें से वो कौन सा है जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर है लोड।
लोड जो है वो CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल का पार्ट नहीं है। इसी के साथ डिकोड, एग्जीक्यूट और फैच जो है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल का पार्ट है। CPU क्या करता है, सबसे पहले फैच करेगा, यानी कि जो मेमोरी में डेटा है उसको वो जाके ढूंढेगा, फैच करेगा, यानी कि वहां से डेटा को रीड करेगा। फैच करने का मतलब होता है रीड करना, रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी। तो वहां से जाकर वो डेटा इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, फिर उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उसको उस टास्क को परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आता है डिकोड, जो इंस्ट्रक्शन को की जो प्रोसेसिंग होती है, जो उसको इस इंफॉर्मेशन को जो यूज मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करता है, तो उसे कहा जाता है डिकोड करना। नेक्स्ट है, अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट डैश एंड अ मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू में तीन तरह की यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट आ गई, मेमोरी यूनिट आ गई, और फिर आती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये तीन तरह की यूनिट होती हैं सीपीयू में। इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। पेरिफेरल यूनिट जो वो होती है जहाँ पर जितने भी हमारे आउटपुट इनपुट डिवाइस कनेक्ट होते हैं सीपीयू से, वहाँ पर वो पेरिफेरल यूनिट उनको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ ए डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या हो गया, जैसे ये पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ में जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये इस टाइम जो है वो डिजिटल डॉक्यूमेंट है। अब हमें इसको हार्ड कॉपी यानी कि जो हमारे पास प्रिंट होके जो कॉपी आती है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो इनमें से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट को जब हम हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेंगे तो प्रिंटर की मदद से करेंगे, और जब किसी हार्ड कॉपी को अगर हमने डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम हार्ड कॉपी यानी कि जो प्रिंट पेज होगा उसको हम स्कैन करेंगे तो वो हमारे पीसी में चला जाएगा और वो बन जाएगा एक डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो वो बन जाएगी सॉफ्ट कॉपी। डिजिटल डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी भी लिखा हो सकता है। तो जो स्कैनर कन्वर्ट करेगा वो करेगा सॉफ्ट कॉपी में, और प्रिंटर करेगा हार्ड कॉपी में। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक पॉइंटेड डिवाइस है, जैसे कि माउस है, जैसे ये इस माउस के कर्सर को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही जॉयस्टिक भी इस कर्सर को कंट्रोल करता है, और ज़्यादातर इसका यूज होता है गेम्स खेलने के लिए। फिर आता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर होता है जिसे हम ड्राइंग टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। तो वो एक ऐसे इस तरह का टैबलेट होता है, और उसके साथ एक पेन की तरह स्टाइलस होता है, जो हम वहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो हमें स्क्रीन पर ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट है, डायनामिक रैम कंज्यूम डैश पावर एंड इज अ डैश एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। तो दो तरह के रैम के टाइप हैं, डायनामिक और स्टैटिक रैम। तो डायनामिक रैम जो होती है वो जो पावर कंज्यूम करती है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, मोर पावर, यानी उसको रन होने के लिए ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, और वो क्या होती है, स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। तो इस क्वेश्चन का आंसर था मोर एंड स्लोअर। यहाँ पर मोर आएगा, मोर पावर कंज्यूम करती है, और स्लो होती है स्टैटिक रैम से। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी कि स्टैटिक रैम कंज्यूम लेस पावर, तब पावर लेस हो जाएगी, और जब उसको कंपेयर करेंगे डायनामिक रैम से तब वो क्या हो जाएगी, फास्टर। तब आंसर ये आएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। डायनामिक रैम जो होती है वो मोर पावर कंज्यूम करती है और स्लो होती है, स्टैटिक जो होती है वो लेस ही कंज्यूम करती है और फास्टर होती है। नेक्स्ट है, CMOS is a small amount of memory on a computer motherboard that store the BIOS setting. What is the full form of CMOS? तो ये CMOS की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो CMOS की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ साथ CMOS इज ये बोल रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो ये एक मेमोरी चिप होती है, और ये बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप होती है, यानी इसको चलने के लिए बैटरी की जरूरत होती है। तो अपने मदरबोर्ड में देखो ना, एक छोटा सा सेल होता है, बटन सेल होता है, 3 वोल्ट का ये सेल होता है। तो ये जो है ये CMOS क्या करता है, जो इनिशियल डेटा होता है उसको वो होल्ड करके रखता है। फिर उसके बाद जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो बायोस एक्टिवेट होती है, जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पीसी में सबसे पहले रन करता है। तो बायोस जो है वो CMOS की मदद से, CMOS में जो मेमोरी होती है उसकी मदद से वो उस डेटा को जिसने होल्ड करके रखा होता है उसको यूज करते हैं और हमारे डिवाइस को टर्न ऑन करता है। ये काम होता है CMOS का। अगर CMOS की बैटरी डेड हो जाए तो हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्हेन पावर ऑफ ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कैरिड आउट टू द चेक द कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव एंड अदर हार्डवेयर।
दिस टेस्ट इज नोन एज, तो उस टेस्ट को कहा जाता है पोस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे पावर ऑन करेंगे वो सेल्फ टेस्ट करेगा कीबोर्ड को, रैम को, डिस्क ड्राइव को, अदर हार्डवेयर जो भी हैं कनेक्ट आपके सिस्टम से, उनको चेक करेगा कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, वो करेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये काम होता है पोस्ट का। अब पोस्ट जो आता है वो बायोस के अंडर आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर आता है पोस्ट। तो मैंने आपको बताया बायोस क्या करता है, सीमोस के जो डेटा को होल्ड किया होता है, उसी जो इनिशियल डेटा को होल्ड करके रखता है उसको वो यूज करता है और हमारे सिस्टम को ऑन करता है। फिर है रेस्ट। रेस्ट की फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो ये क्या है, एक तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल है और ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम ऑन द वेब। तो जो वेब पर जो वेब के जो सिस्टम होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उनको वो कंप्यूटर सिस्टम और वेब के बीच उन स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता है रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट है विच कंप्राइज ऑफ अ सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन द मदरबोर्ड्स मेमोरी स्लॉट। तो जो इंटीग्रेटेड रैम सर्किट होते हैं इसे कहा जाता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है DIMM, यानी कि ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसमें जो होता है वो एक और एक से ज़्यादा जो रैम है वो कंटेंट रहती है। DIMM है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में, और ये 64 बिट का होता है। इस बात का ध्यान रखना, DIMM जो होता है वो 64 बिट का होता है। इसमें एक और एक से ज़्यादा रैम जो है वो कंटेन होती हैं। ये बोल रहा है रैम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो वो यानी कि रैम इंटीग्रेटेड यानी बड़ी सारी रैम जो है वो एक साथ इंटीग्रेटेड की गई है, तो वो है DIMM। फिर आता है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर है SCSI यानी कि स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना। फिर है PCMCIA यानी कि पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड, P से पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसी के साथ साथ एक और आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये तीन होते हैं जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। उसी के साथ साथ जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर। तो ये तीनों जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।